छात्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं रामकृष्ण हूँ। आज मैं बातचीत निबंध में पूछे जाने वाले संदर्भ के बारे में बताने जा रहा हूँ। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡೋಣ. पहला संदर्भ क्या है? सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता. एक पहला संदर्भ है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता. इसका मतलब है अगर हम बोलेंगे नहीं तो हमारा गुण और दोष दूसरों को पता नहीं चलता. तो पहले कैसे लिखना है यह आपको पता चला. यह जो संदर्भ दिया गया है यह वाक्य बातचीत नामक निबंध से है और इसे लिखने वाले हैं बालकृष्ण भट्ट. आपको पहले लिखना है रचना और रचनाकार का नाम. प्रस्तुत वाक्य को बातचीत नामक निबंध से लिया गया है. अगर दूसरा पाठ है तो पाठ का नाम बदलिए, सेंटेंस वही रहने दीजिए, लेकिन पाठ का नाम बदलने से काफ़ी है. इस निबंध के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी है. बालकृष्ण भट्ट जी है. अगर आप इतना लिखेंगे तो आपका एक अंक आसानी से मिल जाता है. अब संदर्भ क्या है, कब कहा है लेखक ने ऐसा? बातचीत के महत्व के बारे में बताते समय, बातचीत जो ಮಾತುಕತೆ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. बातचीत के महत्व के बारे में बताते समय लेखक पाठकों से इस प्रकार कहते हैं. कौन किससे? ಲೇಖಕ್ ಪಾಠಕೋನ್ ಸೆ. ಆಥರ್ ಇಲ್ಲಿ ರೀಡರ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಲ್ವಾ ನಮಗೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಲೇಖಕ್ ಪಾಠಕೋನ್ ಸೆ कहते हैं. ಸೊ ಸಂದರ್ಭ ಬರೆದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ इसके ಸಂದರ್ಭ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ. लेखक कहते हैं कि जहाँ आदमी को अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वहाँ बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है. हमें ये सारी चीज़ें करनी ही पड़ती है. जैसे हम खाते हैं पीते हैं चलते फिरते हैं ना, वैसे ही बातचीत का भी महत्व हमारे जीवन में है, उसकी भी आवश्यकता है. ಮಾತನಾಡದೆ ನಾವು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. इससे चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है. जब हम बोलते हैं तो हमारा चित्त या हमारा मन हल्का लाइट आगुತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗುತ್ತೆ. बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है. जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं. यह एक प्रकार के लत बन जाते हैं. ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಇದು ಥರ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಊಟ ತಿಂಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾತು ಬಗ್ಗೆ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾತು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. वे खाना छोड़ सकते हैं लेकिन बात करना नहीं छोड़ सकते. जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी कभार एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती है ना. उस प्रेमी से मिलने के पत्र व्यवहार में दोनों का परिचय हुआ है, दोनों की मुलाकात नहीं हुई है, तो उनके मन में मिलने की कितनी इच्छा होगी ना. सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता. सच है ना, जब तक हम बोलते नहीं. यहाँ बातचीत के बारे में थोड़ा बताना है और उसके बाद उस संदर्भ के बारे में बताना है. अगर किसी व्यक्ति के गुण दोष को परखने के लिए, व्यक्ति वह अच्छा है या बुरा, वह स्नेह के योग्य है या नहीं, इसे परखने के लिए उससे बात करने की ज़रूरत है. अगर हम बात ही नहीं करते तो हमें पता भी नहीं चलता कि आदमी वह या औरत वह अच्छा है या बुरा है. इसलिए जब तक वह बोलता नहीं तब तक हमें उसके गुण या दोष समझ में नहीं आता या हम परख नहीं पाएंगे. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಎಲ್ಲ ಮೋಸ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಓಡಿ ಹೋಗೋದು ಮತ್ತು ಲೈಫನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಸರಿ ಇದ್ದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂಥೇಳಿ. तो इस प्रकार आप उसका स्पष्टीकरण दे सकते हैं, अपने ही वाक्यों में आप लिख सकते हैं इसका विवरण. और इसके लिए विशेष भी लिखना है, विशेष या विशेषता. व्यक्ति जब बोलता है तभी उसके गुण दोष आदि प्रकट होते हैं. मौन रहने पर हम व्यक्ति को समझ नहीं पाते. कोई व्यक्ति मौन बैठा है, अगर आपसे कोई पूछे कि यह आदमी अच्छा है या बुरा, क्या बता पाएंगे?
नहीं बता पाएंगे। वो आदमी अच्छा है या बुरा कैसे पता चलेगा? जब वह आपसे बोलेगा या आप उनसे कुछ पूछेंगे, उसका उत्तर सुनकर आप कहेंगे कि हाँ यह आदमी अच्छा है, नहीं यह अच्छा नहीं है। ऐसा इसमें हमें बातचीत की अनिवार्यता नज़र आती है। आदमी को परखने के लिए बातचीत एक अनिवार्य साधन है। तो इस प्रकार एक संदर्भ का उत्तर आप लिखेंगे तो परीक्षा में आपको पूरे 5 अंक मिलेंगे। ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। सेकंड वन ನೋಡೋಣ। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथोपकथन होता है। यहाँ बातचीत के तरीके के बारे में बताते हैं। अलग अलग तरीके की बातचीत होती है। बड़ों की बातचीत, बूढ़ों की बातचीत, औरतों की बातचीत, लड़कियों की बातचीत। वैसे ही स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की बातचीत, लड़कों की बातचीत कैसी होती है उसके बारे में वे बताते हैं। अब ಉದ್ದೇಶ क्या है? अपने उस्ताद की ಶಿಕಾಯತ್, ತಮ್ಮ ಟೀಚರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಾರೀಫ್ ಹೊಗಳೋದು ಇರ್ಬೋದು। ಎರಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ। ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಹೊಗಳ್ತಿರ್ತೀರ, ಕೆಲವ್ರನ್ನ ತೆಗಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅವರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಪಾಠ ಸರಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ। ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಪನೇ ಸಹಪಾಠಿಯೋಂಕೆ ಗುಣ ಅವಗುಣ, ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದು ಗುಣ ಅವಗುಣ, ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಕೆಟ್ಟವನು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ। तो ये सारी चर्चाएँ आपके बीच में होती ही रहती है। ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು? क्योंकि आप बोल पाते हैं, आप बोलते हैं ना, इसीलिए सब कुछ संभव है। अगर आपको बोलना ही नहीं आता तो आप कैसे तारीफ़ करते किसी की, या किसी की निंदा करते, किसी के गुण अवगुण की चर्चा करते, है ना। यस, यहाँ पहले की तरह आपको करना है, रचना और रचनाकार का नाम लिखना है। संदर्भ में क्या लिखना है? स्कूल के लड़कों की बातचीत विषय के बारे में बताते समय लेखक पाठकों से इस प्रकार कहते हैं। स्पष्टीकरण में क्या लिखना है? इस बातचीत के अनेक भेद है। बातचीत के बारे में बता रहे हैं ना, अनेक भेद प्रकार है। ಏನೇನಿದೆ? दो बूढ़ों की बातचीत प्रायः ज़माने की शिकायत पर हुआ करती है। दो बूढ़े लोग बैठे हैं कहीं किसी पार्क में, आप देखिए इस ज़माने की शिकायत करते हैं, हमारा ज़माना ऐसा था, इतना अच्छा था, लेकिन आज का ज़माना ही ठीक नहीं है, आज के लड़के ठीक नहीं है, हर जगह कुछ भी ठीक नहीं है। इस प्रकार हम की निंदा करते हैं और अपने ज़माने की ತಾರೀಫ್ करते हैं। ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಬರೀ ತೆಗಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ, ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ। ಲೇಕಿನ್ अपने ज़माने की बड़ी तारीफ करते हैं। ಅದರಲ್ಲಿ जिसमें 4 सच है तो 10 झूठ, ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಸತ್ಯ ಇದ್ದರೆ 10 ಸುಳ್ಳಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ। इस समय के नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। आज के नौजवान, ಈಗಿನ ಯೂತ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಂತೂ ಬೈಯೋದೇ ಕೆಲಸ, ಏನು ಒಂಚೂರು ದೊಡ್ಡವರಂದ್ರೆ ಗೌರವ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡಲ್ಲ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಬರೀ ಇದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ। पढ़े लिखे हुए तो अगर दो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, वे किस प्रकार की बातचीत करते हैं? शेक्सपियर के बारे में बोलते हैं, मिल्टन ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಲೇಖಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, और उनकी जीभ के आगे नाचा करेंगे, ಅಂದರೆ इसका मतलब है साहित्य की चर्चा करते रहेंगे, इतिहास की चर्चा करते रहेंगे पढ़े लिखे लोग। दो हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है। ಇಬ್ಬರು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹುಡುಗಿರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವರ ಮಾತಿನ ರೀತಿನೇ ಬೇರೆ, ಅದರ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ರಸ್ ಕಾ ಸಮುದ್ರ ಮಾನೋ ಉಮಡಾ ಚಲಾ ಆ ರಹಾ ಹೇ, ರಸದ ಸಮುದ್ರವನ್ನೇ ಹರಿಸ್ತು ಬಿಡ್ತಾರಂತ ಅವರು। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसों की रसनी बातें सुनने को मिली है। ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮಾತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾರು ಕೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು, ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ। तो दो बुढ़ियों की बातचीत कैसी होती है? दो बुढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहुओं या बेटों की शिकायत, उनकी बहुओं बेटियां हैं तो अपनी बहुओं की शिकायत करते हैं, या अपने बेटे की शिकायत करते हैं। मेरा बेटा इतना अच्छा था, सोना था सोना, लेकिन बहू के आने के बाद वह बदल गया है, मेरी बहू तो डाइन है, शैतान है। इस प्रकार सिर्फ शिकायत ही करती रहती है। और लड़के किस प्रकार की बातचीत करते हैं? अगर वे खिलाड़ी है, प्लेयर, ಆಟಗಾರರಾದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? अपनी तारीफ करेंगे, ज़्यादातर खुद की तारीफ में वे डूबे रहेंगे। स्कूल के लड़कों की बात का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत करेंगे, टीचर की,
या तारीफ़ भी करेंगे। कुछ छात्र ऐसे हैं जो अपने टीचर की तारीफ़ भी करते हैं और अपने सहपाठियों में किसी के गुण या अवगुण, अच्छे या बुरे गुणों के बारे में भी वे बातचीत करेंगे। इस प्रकार बातचीत के भेद के बारे में बताते समय लेखक पाठक कौन से कहा है, इसकी क्या विशेषता है इस संदर्भ की, इससे विद्यार्थियों के बीच होने वाली बातचीत का विषय पता चलता है। नಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು। तो इस प्रकार आप उत्तर लिखेंगे तो आपको पूरे 5 अंक ज़रूर मिलेंगे। तीसरा ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಠದಲ್ಲೂ 3 ಅಥವಾ 4 ಸಂದರ್ಭ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸಾಕು। ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಠದ್ದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। गरम दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास पास साट के रखे तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है। और एक संदर्भ उसी पाठ से है, बातचीत नामक निबंध से। गरम दूध और ठंडे पानी, ಒಂದು ಬಿಸಿಯಾದ ಹಾಲು ಮತ್ತು ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರಿರೋ 2 ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಟಚ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟರೆ ಒಂದರ ಗುಣ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ। ಒಂದು ಬಿಸಿ ಇರೋದು ಹಾಲು ತಣ್ಣನೆ ನೀರಾಗಿ ನೀರು ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತೆ। ಅದನ್ನು इसका मतलब है दूध का असर पानी में, पानी का असर दूध में पड़ता है। रचना और रचनाकार का नाम आप लिख सकते हैं। संदर्भ में आप क्या लिखेंगे, क्या लिखना है, बातचीत का असर एक दूसरे पर ज़रूर पड़ता है। ಮಾತುಕತೆ ಆಡಿದರೆ ಒಬ್ಬರ ಪ್ರಭಾವ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ 100% आगे ಆಗುತ್ತೆ, 100% असर पड़ेगा ही। इसके बारे में बताते समय लेखक कहते हैं, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟವರಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಆದರೂ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಗಿದ್ನೋ ಹಾಗೇ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವರು ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರೆ ವಿತಿನ್ 3 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಅದೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ। क्योंकि उसका असर, उनकी बातचीत का असर आप पर ज़रूर पड़ता ही है। ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, लेकिन असर तो पड़ेगा ही, इसलिए सावधान रहिए। इस बात को, बातचीत का असर एक दूसरे पर ज़रूर पड़ता है, इस बात को समझाते हुए लेखक पाठकों से इस तरह कहते हैं। वे हमें समझाते हैं क्योंकि बातचीत का असर ज़रूर पड़ता है एक का दूसरे पर, दूसरे का इस पर, तो इसलिए आपको सचेत रहने के लिए कहते समय लेखक पाठकों से कहते हैं। संदर्भ में आप क्या लिखेंगे, इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर, बातचीत के बारे में बता रहे हैं ना, पूरे पाठ में, पूरे निबंध में बातचीत के बारे में ही बताते हैं। बातचीत की सीमा ಅದರದ್ದೇನು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದೆ सीमा, बॉर्डर 2 से लेकर वहाँ तक रखी जा सकती है जहाँ तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। ಮಾತುಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಬ್ಬರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇನ್ನೇನು ಅದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಮಾತುಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು। 2, 3, 4 ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಇದ್ದರೆ ಅದು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಮು 2 ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಲೇಖಕರು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ। एडिसन का मत है, एडिसन ने क्या कहा है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। असल में अगर बातचीत हो रही है तो सिर्फ 2 ही व्यक्तियों में हो सकती है। ಅಲ್ಲಿ 3rd पर्सन ಯಾರೋ ಬಂದ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಹೋಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, वहाँ थोड़ा नाटक करने लग देते हैं। ನೀವು ನೋಡಿ ಇಬ್ಬರು ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, कोई तीसरा व्यक्ति वहाँ आता है तो आप बातचीत, आप जो बात जिस विषय पर आप बात कर रहे थे ना, विषय को बदल देते हैं। इसका मतलब है आने वाले को उल्लू बनाने का ಇರಾದ ರಖತೆ ಹೇ, ಅಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಅವನು ಬಂದವ್ರನ್ನ ಫೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ 3ನೇ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಯಿತು, ಮಾತುಕತೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಯಿತು। एडिसन का मत क्या है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಮಾತುಕತೆ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಹೊರತು 3-4 ಜನ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ। जैसे गरम दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास साँट के रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंचता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म हो जाता है। इसका प्रभाव उस पर, उसका प्रभाव इस पर, प्रभाव अथवा असर 2 सेम मीनिंग। वैसे ही 2 आदमी पास बैठे हो, दिल खोल के बात कर रहे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंचता है, बात ना करने पर भी एक का असर दूसरे पर पड़ता है। ಮಾತೇ ಆಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಬ್ಬನ ಪ್ರಭಾವ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತಂತೆ। जब सिर्फ पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा।
इसे कौन ना स्वीकार करेगा। ಬರೀ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೇ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಭಾವ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬನ ಪ್ರಭಾವ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇನ್ನು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ನೀವೇನಾದ್ರು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಹಾವಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಪಕ್ಕ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ವಾ. तो ऐसे ही इसे हम अस्वीकार नहीं कर सकते कि हम में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर आप किसी के साथ बैठे हैं तो आप में ज़रूर थोड़ा सा परिवर्तन होता ही है। बात करेंगे तो उसका असर और भी बढ़ जाता है, दुगुना चौगुना हो जाता है। तो विशेष क्या है, साथ में सिर्फ बैठने से ही एक का असर दूसरे पर पड़ सकता है, तो बोलने का क्या असर हो, बहुत असर तो बहुत होगा ही। इन ಮಾತಾಡೋದ್ರ ಪ್ರಭಾವ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ವಾ, इसमें कोई संशय नहीं है। ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ। तो आपको समझ में आया है ना? तो इस प्रकार इसे और एक बार पढ़िए और इसका नोट्स मैं ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ में डालने वाला हूँ। ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದರ ನೋಟ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದ್ಕೋಬೋದು। ಇದೇ ಥರ ಉಳಿದ ಪಾಠಗಳಿಗೂ ಹಾಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ, ಉಳಿದ ಏನು ಲೆಸನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೆಸನಲ್ಲೂ 3 ಅಥವಾ 4 ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಓಕೆ, ಸುನ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಆಪ್ ಸಬ್ಕೋ ಧನ್ಯವಾದ।